बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 4 शेयर करनी है। आसिफ अली ज़रदारी साहब का हुकूमत के ख़िलाफ़ बहुत ही सख्त बयान आया है, इस पे बात करनी है। और इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ एक बड़ी गवाही आ गई है। ये गवाही बड़ी ख़तरनाक हो सकती है, इसकी डिटेल बयान करनी है। कराची यूनिवर्सिटी का जवाब आ गया, अब जज गया या बचेगा, चक्कर क्या है। और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उसकी मखसूस नशिस्तों का फ़ैसला जो महफूज है, कल परसों महफूज हुआ, इम्कान है कि वो आज सुनाया जाए। हो सकता है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो फ़ैसला आ चुका हो। इस पर भी बात करनी है। बस जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना वो उसे प्रेस कीजिए भाई, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से चल रहे हैं। बस जल्दी कीजिए। जिन लोगों ने प्लेज किया है, जिन लोगों ने वादा किया है, वो जल्दी लगवाएं, आपका ताउन जारी है। और मुहर्रमुल हराम में तो वैसे भी प्यासों को पानी पिलाना ज़्यादा कार सवाब है। और जनाब ये आ जाइए, मैं आपके साथ ये शेयर कर रहा हूँ कि आसिफ अली ज़रदारी साहब ने एक बड़ा अहम बयान दिया है। ये बयान बड़ा ख़तरनाक बयान है, बहुत सख्त बयान है। उन्होंने कहा है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। ये सदर पाकिस्तान कह रहे हैं, जो कि पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। पार्लियामेंट कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान पर मुश्तमिल है। पाकिस्तान के आइन के मुताबिक, जिसको आप मजलिस शूरा कहते हैं, जिसको आप पार्लियामेंट कहते हैं, वो कौमी असम्बली, सेनेट और सदर पाकिस्तान। क्योंकि कोई बिल जब इन दोनों ईवानों से पास होता है तो फाइनल मंजूरी के लिए वो सदर पाकिस्तान के पास जाता है। तो ये ट्राइका है जिसको मिल के पार्लियामेंट कहते हैं। तो ये पार्लियामेंट का अहम हिस्सा होते हुए और अफवाज पाकिस्तान का सुप्रीम कमांडर होते हुए और एक तरह से हुकूमत का भी हिस्सा, रियासत का सरबराह होता है सदर, उसने बड़ा सख्त बयान दिया है कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। हम हुकूमतें बनाना भी जानते हैं और हुकूमतें गिराना भी जानते हैं। और IMF से कर्ज़ लेके अवाम, ये उनका, ये मैं बयान पढ़ के सुना देता हूँ आपको। क्या कहा है कि मुस्लिम लीग नून से हुकूमत नहीं चल रही, हम हुकूमत बनाना और हुकूमत गिराना जानते हैं। आलमी मालियाती फ़ंड यानी IMF से कर्ज़ लेकर अवाम का इम्तिहान लिया जा रहा है। हम अपनी अवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मैं देखता होता हूँ हमेशा, लोग सुनते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं, जो उनके अपने होते हैं, अपने अपने हिसाब से उसकी तशरीह करते हैं। सहाफ़ी एक अपने हिसाब से तशरीह करता है। सहाफ़ी मामलात को देखता है, हालात को देखता है, टाइमिंग को देखता है, बिटवीन द लाइन्स उस बयान को पढ़ता है। उस चीज़ से मकसद कहने का ये है कि 2-3 वजूहात हो सकती हैं। क्योंकि आपको पता है पीपल्स पार्टी हुकूमत से अलग नहीं हो सकती। वो हुकूमत में आई है, किसी के कहने पे आई है, बड़े घर के कहने पे आई है। वो तब निकलेगी जब बड़ा घर चाहेगा। तो एक तशरीह इसकी ये हो सकती है कि क्या बड़ा घर नून लीग की हुकूमत से नाराज़ होने लगा है। बज़ाहिर ऐसा नहीं लगता। ठीक हो गया, अभी तक कोई ऐसे चांसेस नहीं है, क्योंकि नून लीग ने कोई नाराज़ी वाली कोई बात ही नहीं की। ठीक है ना, तो बड़ा घर क्यों नाराज़ होगा। बात ये है कि एक तो ये बयान इसलिए आ सकता है कि बड़ा घर नाराज़ हो। दूसरा, वो ख़ुद उनके काम नहीं हो रहे। और ख़ास तौर पर मैंने आपको बताया था कि पंजाब में उनको ज़्यादा शिकायत हैं। इस वजह से ये आसिफ अली ज़रदारी साहब का बयान आया है। उन्होंने वैसे अपनी पार्टी के रहनुमाओं से ख़िताब करते वक्त ये बयान दिया है। और अगर उनके काम नहीं हो रहे तो उसे, क्योंकि इस वक्त पीपल्स पार्टी का सदर भी है, सदर पाकिस्तान, पीपल्स पार्टी के 2 सूबों के गवर्नर भी हैं, एक खैबर पख्तूनख्वा का, एक पंजाब का। पीपल्स पार्टी का चेयरमैन सेनेट भी है और पीपल्स पार्टी का ही डेप्टी चेयरमैन, डेप्टी स्पीकर कौमी असम्बली भी है। तो बड़े अहम आइनी ओहदे हैं और पीपल्स पार्टी के। अब मसला ये है कि पीपल्स पार्टी ने वजारतें नहीं ली और वो कहते हैं कि जनाब हम वजारतें नहीं लेते, क्योंकि जो डिसक्रेडिट हो वो मामला फिर इन्हीं की तरफ जाए, हमारी तरफ ना जाए, हम सिर्फ क्रेडिट ही लें। तो पंजाब में उनके काम नहीं हो रही, मरियम नवाज़ साहबा उनको स्पेस नहीं दे रही, तो ज़ाहिर है वो फिर बनता है शोर शराबा करना। और एक और बात यह है कि अगर नून लीग हुकूमत नहीं चल रही तो ये तो आपस की बात है, ये तो पीपल्स पार्टी के लिए सोने पे सुहागा है। अगर नून लीग से हुकूमत ना चल रही होती और अगर नून लीग गलतियों पे गलतियां कर रही होती तो पीपल्स पार्टी तो खुश थी।
उनसे तो हुकूमत, ये तो बाहर सबके सामने करने वाली बातें हैं ना कि नून लीग से हुकूमत नहीं चल रही। अगर नून लीग से हुकूमत ना चल रही हो तो पीपल्स पार्टी की तो चांदी हो गई कि यार ये फेल हो रहे हैं और उनके लिए इससे अच्छी बात हो कौन सी सकती है। तो मकसद कहने का ये है कि नून लीग से हुकूमत चल रही है, मामलात ठीक हो रहे हैं, मामलात बेहतरी की जाने बढ़ रहे हैं। पंजाब में मरीम नवाज़ किसी को स्पेस दे नहीं रही और सूबों के लोग भी कह रहे हैं कि इस वक्त अगर चारों वज़राए आला का एक एनालिसिस किया जाए तो सब पे टॉप पर मरीम नवाज़ साहबा जा रही हैं। ये सारे कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, ये सब कह रहे हैं, बात सीधी करनी चाहिए। तो अब जरदारी साहब को ये पता कि यार हुकूमत तो चल रही है, हुकूमत की डायरेक्शन भी ठीक है, लेकिन मामला ये है कि हम वजारतें भी नहीं लेते क्योंकि डिस्क्रेडिट वाला मामला भी हमारी तरफ ना आए और पोस्टिंग ट्रांसफ़र जो हम कहें जिन जिन अजला में वो भी हमारी मर्ज़ी के मुताबिक होते रहें और हम वजारतें भी न लें। हम ये भी लोगों को परसेप्शन दें, तासुर ये देने में भी कामयाब हों कि हम तो हुकूमत में नहीं हैं और हम हुकूमत से सारे फ़वाइद भी लेते रहें। फिर आपको पता है आगे आप खुद समझदार हैं, इससे ज़्यादा तशरीह हो नहीं सकती। भाई कराची यूनिवर्सिटी से सुना है जवाब आ गया है, जवाब जज साहब के ख़िलाफ़ आया है। जवाब आया है कि जी वाकई जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब की जो डिग्री है वो जाली है। उस जवाब के कुछ हिस्से हसन अयूब साहब जिनको तौहीन अदालत का नोटिस भी आया हुआ है तो उन्होंने भी शेयर किए हैं। उस जवाब के कुछ हिस्से दूसरे वो सोलंगी साहब जो हैं, गालिबन शाकिर सोलंगी हैं, उनका अम्मार सोलंगी साहब, उनका भी उन्होंने भी बहुत सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट्स शेयर किए हैं और उन्होंने कहा कराची यूनिवर्सिटी को लिखा गया था कि जी बताएं कि ये जो सारा सिलसिला है ये जस्टिस तारिक महमूद जहांगीर, तो उन्होंने जवाब दिया है कि ये डिग्री जाली है। तो अब मसला ये है कि जब इस तरह का जवाब आ गया है तो फिर तो मेरा ख्याल है ये तौहीन अदालत के नोटिस दे के सहाफ़ियों को ये अपने पैर पे आप ही कुल्हाड़ी मारी गई है। अब ये हसन अयूब साहब ने लाहौर हाई कोर्ट का एक फ़ैसला, उसका एक पैराग्राफ गालिबन जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब लाहौर हाई कोर्ट के, उनका एक पैराग्राफ शेयर किया है उस फ़ैसले का, और वो फ़ैसला एक वकील की जाली डिग्री से मुतल्लिक है। ये मैं पढ़ देता हूँ, फिर उसके बाद आपको पता चलेगा कि तारिक महमूद जहांगीरी साहब अब बचने वाले मुझे तो नहीं लगते। अब ये देखें कि वो कहते हैं कि इट गोज़ विदाउट सेइंग दैट एडवोकेट इज़ सच अ ट्रस्टेड स्टैट्यूटरी एंटिटी that person comes to him, shares most confident and valuable issues of his or her life with him, hands over documents including valuable instruments along with fee to him or her, but if he or she is not advocate, then it is not mere cheating with the clients, public at large, and actual advocates, but also with the courts when he or she appears while posing himself or herself as advocate. So it is heinous or serious offense against the entire legal system of the country. अब आपने समझ लिया होगा ये एक एडवोकेट की जाली डिग्री से मुतल्लिक ये फ़ैसला था। वो कहते हैं कि एक एडवोकेट के पास जो बंदा आता है, कोई पर्सन मर्द या औरत, वो अपने संजीदा बड़े सीरियस सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स उसके साथ शेयर करता है, फिर वो एडवोकेट आगे आके कोर्ट में वो उसकी वकालत करता है। तो ये अगर उसकी अपनी डिग्री ही जाली है तो ये अवाम के साथ भी गद्दारी है, अवाम के साथ भी चीटिंग है। बाकी जो एडवोकेट्स हैं, जो असल वाले वकील हैं, उनके साथ भी ये चीटिंग है, कोर्ट के साथ भी ये चीटिंग है, ये पूरे लीगल सिस्टम के साथ, पूरी रियासत के साथ चीटिंग है। तो अगर एक एडवोकेट की डिग्री जाली है और वो सब के साथ चीटिंग है, और अगर एक जज की डिग्री मुबैना, तो चलो मैं मुबैना तौर पे कहता हूँ, अगर वो जाली है तो फिर ये किसके साथ चीटिंग है? तो मुझे लगता नहीं है कि अगर वाकई उस वहाँ से कराची यूनिवर्सिटी से जो कि डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे हैं अब लोग, और ज़ाहिर है उनको तौहीन अदालत का नोटिस आ गया है, अब वो शेयर करेंगे तो बहुत एहतियात के साथ शेयर करेंगे, और वो डॉक्यूमेंट्स जो शेयर कर रहे हैं तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो जवाब कराची यूनिवर्सिटी का आ चुका है। और अगर वो जवाब आ चुका है और वाकई यही है कि तारिक महमूद, जो कि डॉक्यूमेंट से तो यही शो हो रहा है, तारिक महमूद जहांगीरी जस्टिस साहब की डिग्री जाली है,
یہ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ کیس ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں یہ چل رہا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی فیصلہ دینا ہے کہ یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے، اور اگر اس کو ناقابل سماعت بھی قرار دیا گیا تو معاملہ پھر بھی یہاں رکنے والا نہیں ہے. ویسے سپریم جوڈیشل کونسل تک بھی یہ پہنچ چکا ہے اور پھر سپریم کورٹ تک بھی پہنچے گا. تو جب ڈگری جعلی ہے اور واقعی جعلی ہے تو پھر اس میں مبینہ طور پہ اگر ڈگری جعلی ہے تو معاملات بہت خراب ہیں. جج صاحب پھنس چکے ہیں. عمران خان کے خلاف ایک بڑی گواہی آ گئی ہے، اور یہ بڑی گواہی پرویز خٹک صاحب، ان کے سابق وزیر دفاع اور خیبر پختونخوا کے سابق وزیر اعلیٰ نے دی ہے. اور یہ گواہی 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں دی گئی ہے. اور یہ اصل میں کیس یہ ہے کہ 190 ملین پاؤنڈ جو برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی NCA نے پکڑے تھے وہ ملک ریاض اور اس کے بیٹے کے تھے. انہوں نے ملک ریاض اور اس کے بیٹے پر برطانیہ کا داخلہ بھی بند کیا، اور وہ پکڑ کے 190 ملین پاؤنڈ تقریباً کوئی 50 ارب روپے پاکستانی بنتے ہیں وہ پاکستان کو لوٹائے. اور پاکستان میں اس وقت عمران خان وزیر اعظم تھے، وزیر اعظم عمران خان کی حکومت تھی، تو وزیر اعظم صاحب نے اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے اٹھا کے وہ ملک ریاض کی جھولی میں وہ 190 ملین پاؤنڈ یا 50 ارب ڈال دیے، اور بدلے میں زمینیں بھی لیں اور اربوں روپے بھی لیے ملک ریاض سے، بہت سے فوائد بھی لیے. گوگی پنکی سب نے، عمران خان نے بھی. یہ اصل میں کیس ہے. 190 ملین پاؤنڈ میں محمد علی وڑائچ صاحب جج ہیں اور اڈیالہ جیل میں سماعت ہو رہی ہے. اس میں مختلف گواہان ہیں. اس میں ایک گواہ زبیدہ جلال صاحبہ بھی ہیں، اور ایک گواہ جو ہے نا کا نام ندیم افضل چند صاحب بھی ہیں. ایک گواہ اعظم خان صاحب ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی ہیں عمران خان صاحب کے، اور ایک گواہ پرویز خٹک بھی. ابھی اور گواہ تو کوئی بھی پیش نہیں ہوا، پرویز خٹک صاحب پیش ہوئے. بڑی ایک اہم بات ایک ذرائع سے کنفرم ہوئی ہے. ایک بندہ بتا رہا تھا کہ جناب پرویز خٹک صاحب جب گئے گواہی دینے کے لیے تو عمران خان صاحب اٹھ کے، یہ تو خیر بہت ساروں نے بتایا، عمران خان صاحب اٹھ کے اس وٹنس باکس کی طرف آئے جہاں پہ گواہ کھڑا ہوتا ہے، مسکرائے. پہلے ان کے چہرے پر بہت ہی ایک خفگی کے آثار تھے، پھر وہ اب مسکرائے، چاہے وہ بناوٹی مسکرائے جس طریقے سے. تو وکیلوں نے کہا پرویز خٹک سے کہ پرویز خٹک صاحب عمران خان کی طرف دیکھ کے گواہی دیجیے. تو مبینہ طور پہ پرویز خٹک نے کہا کہ میں لانتیوں کی طرف نہیں دیکھتا. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں سمجھتا ہوں اگر اسی طرح سے انہوں نے کہا ہے تو پھر اس کے بعد انہوں نے گواہی دی کہ ایک اسی طرح سے لفافہ آیا، باندھ لفافہ تھا، شہزاد اکبر نے لہرایا. ہم نے پوچھا کہ یہ کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کے اندر ایک ایگریمنٹ ہے، اور ایگریمنٹ NCA اور پاکستانی ہے، یا پاکستان کی حکومت یا نیب یا NCA کے درمیان ہے. اور یہ تو ہم نے کہا کہ یہ لفافہ کھول کے دکھائیں، تو انہوں نے لفافہ نہیں کھولا ہمارے اصرار کے باوجود بھی. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ 190 ملین پاؤنڈ تھا جو 50 ارب روپے اور حکومت کو لوٹائے گئے تھے NCA نے، اور وہ عمران خان نے ملک ریاض کی جھولی میں ڈال دیے. پرویز خٹک نے یہ گواہی دے دی. اب اعظم خان کی گواہی بھی رہتی ہے، زبیدہ جلال صاحبہ کی گواہی بھی رہتی ہے. اس کے علاوہ بھی عمران خان کی کیبنٹ کے بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، چاہے وہ علی زیدی ہوں، چاہے وہ فواد چودھری ہوں، چاہے وہ کوئی اور ہوں، مطلب بہت سارے جو اس وقت بھی وہ ٹی وی ٹاک شوز میں بھی کہہ چکے، چاہے وہ فیصل ووڈا صاحب ہوں، بہت سارے ان کے وزراء، ان کے قریبی ساتھی کہہ چکے ہیں کہ اس طرح سے لفافہ آیا اور ہم کہتے رہے کہ اس کو کھولو، کسی نے نہیں کھولا، اور وہ بند لفافہ منظوری کروا کے، گو کہ ایمان کی کمزوری اتنی ہے کہ وہ بعد میں مکہ یاد آئے. اچھا، پرویز خٹک کے بارے میں کہوں گا کہ پرویز خٹک کسی پریشر کے تحت نہیں کر رہے، یہ مجھے ذاتی طور پہ معلومات ہیں. پرویز خٹک اس وقت بھی عمران خان سے بہت نالاں تھے. پرویز خٹک اگر چپ تھے تو وہ ظاہر ہے اپنی عزت کو بچانے کے لیے، کیونکہ اس وقت جنرل فیض ساتھ تھا، اور جنرل فیض کسی کو بھی دوسرے طریقے سے چپ کرا دیتا تھا، آپ کو پتہ ہے اچھی طرح سے. تو پرویز خٹک کی بہت بے عزتی ہوئی. پرویز خٹک کو بے عزت کروایا گیا اعظم خان سے بھی، پرویز خٹک کو اور بھی، اور پرویز خٹک کو اپنا پرسنل غصہ بھی ہے کہ انہوں نے کہا اب ظاہر ہے کہ جب ان کو موقع ملا تو انہوں نے گواہی بھی دی. اب علی امین نے جو بھڑکے ماری تھیں کہ جناب پرویز خٹک نے اگر گواہی دی تو اس صوبے میں اسے رہنا نہیں دوں گا، علی امین صاحب پرویز خٹک گواہی دے کے گھر آ چکے ہیں.
अब वो अपने सूबे में भी जाएंगे और उन्होंने आपको ललकारा है कि मेरा ताल्लुक खटक कबीला से है, आप भड़के मारें, आप जुर्रत करें, मुझे मेरा सूबे में दाखिला बंद करके दिखाएं। तो आपने पहले भी बहुत सारी भड़कें मारी हैं, तो आप खटक साहब का दाखिला बंद करें। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तें, ये जनाब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की, हो सकता है मेरा वीडियो का ये हिस्सा आप जब सुन रहे हों तो उस वक़्त इनफ्रैक्चुअस हो जाए, यानी ये बेकार हो जाए क्योंकि फ़ैसला आ चुका हो। लेकिन अगर जब तक फ़ैसला नहीं आता और अगर ये वीडियो आप सुन रहे हैं तो आपको पता चलेगा कि कल परसों वो फ़ैसला महफूज हुआ। और फ़ैसला कल हमने सुना कि एक इजलास हुआ 13 जजेस का फुल कोर्ट का, और वो मुशावरती इजलास, ये भी बड़ा अजीब व गरीब हुआ कि जब हमने कभी नहीं ये देखा कि फ़ैसला महफूज हुआ फिर उसके बाद जजेस का, हो सकता है ऑफ द रिकॉर्ड तो मुशावरती इजलास होते रहे हों, लेकिन ये बाकायदा मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे चला ज़राए से कि मुशावरती इजलास हो रहा है चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में और 13 के 13 जजेस का हो रहा है, इस पर वो मुशावरत कर रहे हैं। जब हमने देखा ये लाइव चल रहा था, हम रोज़ देखते थे, इसकी सारी कार्रवाई लाइव गई। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के, PTI के और जितने भी वकलात थे, PTI की एक फ़ौज ज़फ़र मौज थी, वो कोई जवाब नहीं दे सकी, उल्टा बेइज्जत होती रही चीफ जस्टिस से। सब ने कहा, इवन यहाँ तक कि इलेक्शन कमीशन ने तो ये जवाब भी जमा करवाया कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के एक मंशूर में लिखा हुआ है कि कोई भी गैर मुस्लिम उनका मेंबर नहीं हो सकता। तो ये किस हवाले से ये सीटें मांग रहे हैं? तो फिर ये कोई ख़वातीन नहीं हो तो कि किस हवाले से? तो बहरहाल खैर आप बहुत सारे हवालों से उनको अदालत ने भी बहुत ख़राब किया, बहुत ही उनकी यूँ समझ लें कि एक तरह से उनके पास कोई जवाब नहीं था। लेकिन अब वो मुशावरत हो रही है, तो ये मुशावरत किस बुनियाद पे? क्या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ये नशिस्तें मिलेंगी? ये नशिस्तें उनको नहीं मिली, ये नशिस्तें उनको इलेक्शन कमीशन से भी नहीं मिली, उनको रिलीफ पेशावर हाई कोर्ट से भी नहीं मिला, वगैरह वगैरह। ठीक हो गया, ये बहुत सारे हवालों से। अब ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं, अब ये नशिस्तें उनको सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी। अगर ये नशिस्तें मखसूस नशिस्तें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मिलेंगी तो पूरा कैनवस चेंज हो जाएगा, पूरा का पूरा एक सिस्टम चेंज हो जाएगा। आगे जो कानून साजी होगी वो भी, क्योंकि जाहिर है वो बहुत बड़ी तादाद इधर हो जाएगी। ये नशिस्तें वैसे रह जाए, दूसरा इम्कान ये भी है ना, ये नशिस्तें वैसे छोड़ दी जाएंगी कि ये किसी को भी ना मिलें, तो फिर भी मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी हड़बड़ होगी। जब कोई कानून साजी कोई इस तरह से कोई पास करानी होगी, 2/3 मेजॉरिटी तो हुकूमत के पास वैसे भी नहीं है इत्तेहादियों के साथ भी, फिर वो अगर वो ओवरऑल 2 ईवानों को मिला के, तो हर वक्त ये पॉसिबल नहीं होता। क्या इस तरह से होगा, या क्या ये नशिस्तें एज़ इट इज़ जैसे बाकियों के पास हैं उसी तरह से रहेंगी, या कोई और? कुछ लोगों का ख्याल है, कुछ बहुत सारे वकला का भी और कुछ कोर्ट रिपोर्टर्स का भी, कि जजेस को दरमियानी रास्ता निकालना चाहते हैं। मतलब मैं समझता हूं कि जजेस प्रेशराइज हैं मुबैना तौर पे, या जजेस किसी नफरत या मोहब्बत में कुछ तकसीम हुए हैं मुबैना तौर पे, लग ये रहा है। क्योंकि जस्टिस अतर मिनल्ला साहब और किसी और भी 1-2 जस्टिस के जो रिमार्क्स आ रहे थे वो इस केस से हट के आ रहे थे। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब वो वाकई कुछ लोग ठीक कह रहे हैं कि कुछ लोग जस्टिस अतर मिनल्ला साहब जैसे बंदे, मैं माजरत के साथ कहूँगा, उनका बस नहीं चल रहा था, अदरवाइज़ वो रिज़ाइन करके नीचे आ जाते, उतर आते और वो खुद PTI की वकालत करते और इमरान खान की दोस्ती निभाते। क्योंकि केस कोई और चल रहा था तो वो रिमार्क्स किसी और केस में दे देते थे। वो रिमार्क्स 2018 और 2024 के इलेक्शन में देते रहे। वो रिमार्क्स कोई दूसरा उनके बल्ले के निशान में वो था ही नहीं, वो सामने केस भी नहीं था, तब भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब उनकी दोस्ती में इस तरह से। तो क्या दरमियाना रास्ता फिर और कौन सा, कि आधी तुम ले लो और आधी वो ले? तो अब देखते हैं कि दरमियाना रास्ता है कौन सा। और ये दरमियाना रास्ता इसी तरह से सिर्फ और सिर्फ कोई भी अगर कानून और आइन की हुक्मरानी हो तो फिर उनको एक सीट भी नहीं मिलती। उनके बहुत स्ट्रांग आर्गूमेंट्स हैं दूसरी तरफ के, और ख़ुद जजेस ने भी इनको अपने रिमार्क्स से बहुत ख़राब किया इन वकला को, PTI के वकला को। लेकिन अब कोई अगर दरमियाना रास्ता आता है तो फिर कौन सा दरमियाना रास्ता? ये तो वही, मुझे एक दफ़ा इंडिया की सुप्रीम कोर्ट ने एक कश्मीरी मुजाहिद की फांसी के वक्त ये फ़ैसला किया था कि इनके ख़िलाफ़ कोई गवाही नहीं है। अफजल गुरु साहब, मुझे नाम भी याद आ गया, इनके ख़िलाफ़ कोई गवाही, कोई ऐसा एविडेंस तो नहीं है जो टेंजिबल एविडेंस हो, जो बड़ा मजबूत एविडेंस हो। एविडेंस तो नहीं है, लेकिन जनता के मिजाज को खुश करने के लिए, टू सेटिस्फाई द कलेक्टिव कॉन्शियंस,
کلیکٹیو کانشس سے مراد کہ جنتا کے مزاج کو خوش کرنے کے لیے ہم اسے پھانسی کی سزا اس کی برقرار رکھتے ہیں۔ اگر اس طرح سے جنتا کے مزاج کو خوش کرنا ہے، اگر اس طریقے سے یوتھیوں کے مزاج کو خوش کرنا ہے، اگر اس طریقے سے تحریک انصاف کی محبت اور کسی کی نفرت میں کرنا ہے، تو پھر شاید درمیانہ راستہ نکل۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔